का स्वागत है समाचार और करंट अफेयर्स के एक नए चैनल द ग्लोबल टीवी में, जिसमें समाचारों को लाखों स्रोतों, दैनिक रिपोर्टों और ऐतिहासिक तथ्यों से इकट्ठा कर आपके सामने पेश किया जाता है। इसमें राजनीतिक, कूटनीतिक, सामाजिक, विदेश मामले और विज्ञान सहित कई अन्य मुद्दों पर बात की जाती है, जिसे दुनिया के कई देशों में देखा जाता है। इस कार्यक्रम का प्रस्तुत करता हूं आपका अपना मैं, प्रोफेसर डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी। मैंने बीबीसी, जी न्यूज, EIM न्यूज वायर, टक मैगजीन, वर्ल्ड न्यूज टुमारो कॉर्पोरेशन, रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल का डेली काउंसिल, मॉडर्न डिप्लोमेसी और ऐसी कई सारी प्रतिष्ठित समाचार एजेंसियों और संस्थानों से ट्रेनिंग ली है। मेरा शोध प्रबंध मीडिया और आतंकवाद, BBC और CNN द्वारा 9/11 और 26/11 की कवरेज और उनसे हुई मूलभूत गलतियों पर आधारित है। 3 मानद डॉक्टरेट के अलावा मैंने अंतर्राष्ट्रीय जर्नल और कॉन्फ्रेंसेस के लिए तकरीबन 43 शोध पत्र लिखे और प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा 500 से ज्यादा लेख और 25 किताबें लिखी हैं। प्रोफेसर द्विवेदी यानी मैं रूसी सरकार के थिंक टैंक रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल, टक मैगजीन, वर्ल्ड न्यूज टुमारो कॉर्पोरेशन, इपो टाइम्स और मॉडर्न डिप्लोमेसी के लिए विदेशी मामलों पर लिखते हैं। पिछले 25 सालों में मैंने 2.5 से 3 लाख चिट्ठियां विश्व के शीर्षस्थ नेतृत्व को लिखी हैं। इसके अलावा दुनिया की कई सारी रिसर्च संस्थाओं में मैं कई सारे नोबेल विजेताओं के साथ शामिल हूँ। ये तो हुई बौद्धिक बातें, लेकिन इस समाचार चैनल का उद्देश्य है कि इन्हीं विषयों पर नवीनतम जानकारी और ऐतिहासिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथ्यों को आपके सामने सरल भाषा में पेश करना। तो लीजिए, हाजिर है आपके सामने आपका अपना समाचार चैनल द ग्लोबल टीवी। आदरणीय बंधुओं, आज मैं फिर आपके सामने हूँ। लेकिन आज जो राजनीतिक परिदृश्य बना है उससे थोड़ा सा मन हम सबका व्यथित है। ऐसे में मैं किसी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा ना करके आपसे मुखातिब हूँ ये बात करने के लिए कि हिंदी साहित्य जब आज चारों तरफ अंग्रेजी का बोलबाला है, अंग्रेजी के बिना हम आप सभी अधूरे माने जाते हैं, ऐसे में हिंदी साहित्य की बुनियाद जिन लोगों ने डाली और हिंदी साहित्य किस तरह समृद्ध बना, इस पर मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, मेरा जन्म अयोध्या में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य का मेरुदंड माना जाता है। आज से नहीं, शुरू से, चाहे वो बनारस रहा हो, चाहे वो प्रयागराज आज का या पहले का इलाहाबाद रहा हो, या लखनऊ रहा हो, ये सभी हिंदी साहित्य के गढ़ माने जाते हैं। और एक से एक रत्न यहाँ से पैदा हुए, समृद्ध हुए और कालजयी रचनाएं यहाँ पे उनकी रचना की गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका नाम ही भारतेंदु है, जिसका मतलब होता है भारत के माथे पर चंद्रमा की तरह। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके जो समकक्ष थे, चाहे वो पंडित बद्रीनारायण प्रेमघन उपाध्याय जी रहे हों, जो मिर्ज़ापुर से आके बनारस फिर अयोध्या उनका परिवार बस गया, और उन्हीं के वंशज हैं आज के दिग्गज पत्रकार जिन्होंने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज में भी अपनी सेवाएं दी थी और बहुत बड़े गांधीयन माने जाते हैं, श्री मधुकर उपाध्याय उन्हीं के वंशज हैं। या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर रहे हों, या उनके बाद के जो लोग रहे हों। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है।
आप जितना अपनी अपनी याददाश्त को पीछे ले जाना चाहें, हिंदी गद्य भारतेंदु के पहले नहीं मिलता। हम वर्बली भले ही कम्युनिकेट करते रहे हों, हमारा वार्तालाप गद्य में होता रहा हो, लेकिन रचनाएं गद्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र के पहले, वो भी खड़ी बोली गद्य में नहीं हुई हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में हो सकती हैं, अवधी में, ब्रज में, हरियाणवी में, पंजाबी में, राजस्थानी में, बुंदेलखंडी में, लेकिन फिर भी गद्य था ही नहीं, या था तो वो जीरो के बराबर, शून्य के बराबर था। और हिंदी गद्य तो था ही नहीं, जिसे हम खड़ी बोली गद्य कहते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है, खड़ी बोली गद्य का जनक माना जाता है। खड़ी बोली यानी जिसमें हम और आप आजकल वार्तालाप करते हैं, ये खड़ी बोली है। बाकी सारी क्षेत्रीय बोलियां हैं, भाषाएं नहीं हैं। चाहे वो ब्रज हो, चाहे मैथिल हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे मगही हो, चाहे अंगिका हो, चाहे अवधी हो, चाहे बुंदेलखंडी हो, रुहेली हो, हरियाणवी हो, पंजाबी हो, मराठी हो, जो भी हिंदी की डायलेक्ट्स हैं, डायलेक्ट अंग्रेजी में कहेंगे और बोली उसको हिंदी में कहेंगे, ये बोलियां हैं। भाषा सिर्फ एक है, वो है हिंदी। और खड़ी बोली हिंदी के जो जनक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसीलिए शायद उनको भारतेंदु या भारत के माथे पर चंद्रमा ऐसा ऐसा संबोधन उन्हें किया जाता था। और उनके जो साथ के लोग थे, जैसे मैंने कहा, पंडित बद्री नारायण प्रेमघन उपाध्याय जी, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, ये सभी अपने अपने आप में एक हस्ताक्षर थे। अगर हम हिंदी गद्य की बात करें तो हिंदी गद्य का सबसे समृद्ध इतिहास ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा। और वहीं से हिंदी गद्य को हम 4 विभिन्न युगों में बांटते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कद इतना बड़ा था, काशी विश्वविद्यालय के हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे, और उन्हीं के बाद में श्याम सुंदर दास जी आए जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर शुक्ल युग बना। और श्याम सुंदर दास जी ने जिस काल में काम किया वो शुक्लोत्तर युग माना गया। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आए, जिनके नाम पर द्विवेदी युग, दूसरा युग द्विवेदी युग बना। तो पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पे शुक्ल युग हिंदी साहित्य का, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग, और फिर आता है शुक्ल युग, द्विवेदी युग, और उसके बाद आता है छायावाद और उत्तर छायावाद। अगर मैं शायद सही हूँ, देखिए हिंदी का विद्यार्थी तो मैं रहा नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी अपनी जानकारी है उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। और मैंने आपको बताया ही पहले कि मैं बायोलॉजी ग्रेजुएट रहा हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से, और फिर लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन किया। और फिर मैं दिल्ली आया 1997 सितंबर के महीने में। दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर में एक द्विवर्षीय पाठ्यक्रम चलता था, अभी पता नहीं चलता है कि नहीं चलता, जिसके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर थे दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के उस वक्त के अध्यक्ष, जो विभागाध्यक्ष थे, प्रोफेसर डॉक्टर नित्यानंद तिवारी। और उन्हीं के सानिध्य में मैंने हिंदी सीखी। और प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी वो इंडिया टुडे में भी लिखते थे, नामवर सिंह के समकालीन थे, अपने आप में एक हस्ताक्षर थे। तो वो हिंदी पत्रकारिता का द्विवर्षीय पाठ्यक्रम था। दुर्योग से वो कार्यक्रम मैं पूरा नहीं कर पाया, जो भी वजह रही हो। 1 वर्ष मैंने पूरा किया और सर्वोत्तम अंक प्राप्त किया मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के उस पाठ्यक्रम में हिंदी पत्रकारिता के। और चूँकि हिंदी पत्रकारिता से जुड़ा था तो हिंदी भी हम लोगों को पढ़नी पड़ती थी। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ कि अगर मुझसे कुछ त्रुटियाँ हो रही हों तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो छायावाद युग का अगर हमें उदाहरण देना हो तो जयशंकर प्रसाद सबसे बड़े, और छायावाद के बाद आता है उत्तर छायावाद युग, जिसके सबसे बड़े हस्ताक्षर माने जाते हैं मधुशाला के रचयिता और आज के सुपरस्टार श्री अमिताभ बच्चन के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी। तो ये
चार युग मेरे ख्याल से हैं: शुक्ल युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और उत्तर छायावाद युग। उत्तर छायावाद युग में महादेवी वर्मा जी भी आती हैं। इसके अलावा उपन्यास, जिसके सबसे बड़े कर्ता धर्ता मुंशी प्रेमचंद, कहानी की में शिवानी जैसे लोग। और ये साहित्य को भी हमने दो धाराओं में बांट दिया, एक तो गद्य हो गया, एक पद्य हो गया। और फिर गद्य और पद्य भी एक बोलियों में बटा है और एक खड़ी बोली में बटा है। खड़ी बोली यानी जिसमें मैंने कहा हम और आप वार्तालाप कर रहे हैं, उस खड़ी बोली में गद्य रचनाएं की गई, और खड़ी बोली में गद्य यानी प्रोज, और खड़ी बोली में पद्य यानी पोएट्री रचनाएं की गई। इसी तरह बोलियों में हिंदी की जो बोलियां मैंने बताई, जैसे मगही, भोजपुरी, अंगिका, अ, ब्रज, मैथिल, अवधी और हरियाणवी, पंजाबी, मराठी, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, रुहेली, तो ये सब बोलियां हैं। लेकिन मित्रों, आज भी मैं अगर मुखातिब हूँ, आपसे आमने सामने हूँ, आपसे रूबरू हूँ, तो किसी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नहीं, बल्कि साहित्य पर। क्योंकि देखिए, जब समाज में, देश में तनाव ज़्यादा हो और राजनीतिक स्थितियां थोड़ी ऐसी हों कि कुछ लोगों का, अगर सबका नहीं तो कुछ लोगों का मन व्यथित हो, तो ऐसे में साहित्य बहुत बड़ा सहारा होता है किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए। पिछली कड़ी में भी हमने हिंदी साहित्य की चर्चा की। जो त्रुटियां हुई, मैंने पहले ही कहा था, मैं हिंदी का विद्यार्थी नहीं हूँ, न रहा हूँ, ना मैंने कभी हिंदी में कोई लेखन किया है, ना मैंने हिंदी में कोई पत्रकारिता की है। मेरी जितनी भी राइटिंग्स हैं, मेरे जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, इंटरव्यूज हैं, एनालिसिस है, चाहे वो स्ट्रेटजी पे हों, मिलिट्री साइंस पे हों, इंटेलिजेंस पे हों, पॉलिटिक्स पे हों, इंटरनेशनल रिलेशंस पे हों, वो सभी इंग्लिश में हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा था, जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर में हिंदी पत्रकारिता के द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में था, तो मैंने वहाँ पे हिंदी कुछ पढ़ी थी, और एक वर्ष पूरा करने के बाद मैंने उस पाठ्यक्रम को छोड़ दिया था। देखिए, जो त्रुटियां हुई वो ये थी कि जो चार युग मैंने बताए थे हिंदी गद्य के, वो चार युग नहीं बल्कि 6 युग हैं उसमें। और इसी तरह गद्य के युग अलग हैं और पद्य के यानी प्रोज और पोएट्री के जो डिफरेंट ईराज हैं वो अलग अलग हैं। जो प्रोज के 4 युग हैं, हिंदी गद्य के जो 4 युग हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। कई साहित्यकार कई तरह के दावे करते हैं, लेकिन मेरा अपना बहुत ही मजबूती से, बहुत ही विश्वास के साथ ये मानना है कि भारतेंदु के पहले खड़ी बोली में हिंदी गद्य नहीं था, बिल्कुल नहीं था। जो जो भी रचनाएं थीं वो क्षेत्रीय भाषाओं में थीं, या गिनी चुनी थीं तो वो नगण्य के बराबर थीं। तो भारतेंद्र और बद्री नारायण प्रेमघन उपाध्याय, जैसा मैंने बताया था, और देवकी नंदन खत्री, बद्री नारायण प्रेमघन उपाध्याय को हम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के नाम से भी जानते हैं। इन सब ने जो रचनाएं की, यही हिंदी खड़ी बोली हिंदी गद्य के सूरमा माने जाते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि भारतेंदु यानी भारत के माथे पर चंद्रमा की तरह। तो जो एक पहला युग आता है पूर्व भारतेंदु युग, मैं इसको युग नहीं मानता, क्योंकि इस काल में जो नगण्य रचनाएं हुई उनको हम ना की स्थिति में रख सकते हैं। फिर आता है ये जो पूर्व भारतेंदु युग है, ये 13वीं शताब्दी से लेके 1868 तक माना गया है। फिर आता है भारतेंदु युग, जिसमें कई कालजयी रचनाएं हुई, और चाहे वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उपाध्याय रहे हों, चाहे भारतेंदु रहे हों, चाहे और भी उस समय के जो थे, वो लेखक होने के साथ साथ एक अच्छे पत्रकार भी थे। और इस वजह से उनकी जो गद्य रचनाएं हुई वो बहुत ही बढ़िया हुई।
भारतेंदु युग जो माना जाता है वो 1868 से 1900 तक, और उसके बाद आता है तीसरा द्विवेदी युग। मैंने पिछली बार जब बताया था तो मैंने शुक्ल युग से ही शुरू किया था और द्विवेदी युग को बाद में रखा था, लेकिन ऐसा नहीं है। द्विवेदी युग पहले आता है, ये 1900 से 1982 1922 1900 से 1922 तक था। और इसके जो सिरमौर थे जिनके नाम पर द्विवेदी युग कहा गया वो थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका का भी संपादन किया। श्याम सुंदर दास उनके बाद हुए। ये सभी सिरमौर थे। और फिर 1919 से 1938 तक शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर। और फिर आता है शुक्लोत्तर युग, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, ये सारे लोग आते हैं। ये 1938 से 1947 तक रहा। और फिर 1947 में जब स्वतंत्रता मिल गई तो जो आखिरी छठा युग है हिंदी गद्य का, उसको हम स्वातंत्र्योत्तर युग कहते हैं। स्वातंत्र्योत्तर युग यानी स्वतंत्रता के बाद का युग, वो 1947 से अब तक चला आ रहा है। इसी तरह हिंदी पद्य यानी पोएट्री की, जिसमें पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र युग की कविताएं। भारतेंदु जी कविता करने में भी और नाटक में, कहानी में, इस सब में वो अग्रणी थे। और मैंने कहा ही, भारत हिंदी के माथे पर वो चंद्रमा की तरह थे। उनके काल में ना सिर्फ उन्होंने बल्कि और उनके साथ के लोगों ने कालजयी रचनाएं की। और उसके बाद दूसरा फिर आता है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से फिर पद्य में भी एक युग है जो द्विवेदी युग के नाम से मशहूर है। और उस युग की कविताओं को हम द्विवेदी युग की कविताओं में रखते हैं। ये कविताएं 1900 से 1920 तक की जो समय सीमा है उसको हम आचार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हम द्विवेदी युग, हिंदी पद्य का द्विवेदी युग कहते हैं। और फिर वो आता है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, छायावाद युग, जिसके जयशंकर प्रसाद और ऐसे कई सारे लोग जो पुरोधा हुए, वो 1920 से 1936 तक। और फिर आता है उत्तर छायावाद युग यानी पोस्ट रेनासा पीरियड, वो 1936 से 1943 तक रहा। और उत्तर छायावाद में हम हरिवंश राय बच्चन को भी रख सकते हैं, महादेवी वर्मा को भी मेरे ख्याल से रख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद को भी रख सकते हैं, और भी कई लोग। और फिर आता है प्रगतिवाद युग की कविताएं। प्रगतिवाद युग आ गया क्योंकि जब स्वतंत्रता का आंदोलन चला उस काल में और स्वतंत्रता के बाद ऐसी कई सारी रचनाएं हुई जो जिनसे स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। और फिर प्रयोगवाद और नई कविता का युग शुरू होता है 1953 से 1960 तक, जब बड़े बड़े सोशलिस्ट रिवॉल्यूशंस हुए, समाजवादी विचार पनपे, तो उसमें प्रयोगवाद और नई कविता का युग। मैं इसमें खासकर छायावाद पे जोर देना चाहता हूँ। छायावाद युग यानी रेनासा पीरियड भारत में बहुत बाद में आया। और जैसा मैं कह रहा था कि छायावाद या रेनासा को अगर मोटे तौर पर मूर्त रूप में समझना हो तो ऐसे समझिए कि बदली का मौसम है और धूप ना निकल रही हो, तो हल्का सा अंधेरा सा छाया हो दिन में, और हल्की हल्की भीनी भीनी बारिश हो रही हो, और सूर्य देवता के दर्शन ना हो रहे हों, और प्रेमी और प्रेमिका विरह में एक दूसरे से अलग वो एक दूसरे की याद में खोए हुए हों। मतलब एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है और इसमें संयोग भी होता है। अगर इसमें विरह की पीड़ा है प्रेमी और प्रेमिका की, कृष्ण और राधा की, राम और सीता की, तो संयोग भी है। द्रौपदी और पांडवों का मिलन भी है, राम और सीता का मिलन भी है, कृष्ण और रुक्मिणी जी का मिलन भी है। तो छायावाद लेकिन जहाँ तक ये है कि एक इमेजरी जिसमें एक ऐसी प्रेमिका की कल्पना करके रचना की जाती है जो या तो अस्तित्व में नहीं है या अस्तित्व में है तो बहुत दूर है।
ये छायावाद युग हुआ। और फिर जैसे मैंने कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र युग की कविता पर भी मैं, तो उस वक्त के एक बहुत ही मशहूर कवि हुए थे पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर। पंडित नहीं थे उनको सिर्फ हम जगन्नाथ दास रत्नाकर के नाम से संबोधित करते हैं। ये कई जगह निवास करते हुए, इनका अधिकार ब्रज भाषा पे था और कई जगह निवास करते करते अंततः ये अ, अयोध्या के अयोध्या राजघराने पहुँचे। और अयोध्या राजघराने पर उस वक्त प्रताप नारायण सिंह, राजा प्रताप नारायण सिंह का राज था। राजा प्रताप नारायण सिंह ने इनको राजकवि का दर्जा दिया। और अ, अयोध्या राजघराने की भी अपनी एक विशेषता रही है। वो देखिए, कई लोग मानते हैं कि वो उसका भगवान राम के वंश से कोई लेना देना नहीं। कई लोग इस पर भी भ्रमित होते हैं कि वर्तमान राजा ब्राह्मण हैं, राजा रामेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा, तो भगवान राम के वंशज कैसे हो सकते हैं। मुझे ये ज्ञात नहीं है कि अयोध्या राजघराना जो है वो क्षत्रियों की गद्दी रहा है अनादिकाल से। और राजा प्रताप नारायण सिंह, राजा जगदम्बिका प्रताप नारायण सिंह, राजा दर्शन सिंह, ये उनकी वंशावली के कुछ राजा और महाराजा हैं। और मेरे ख्याल से ये राजा प्रताप नारायण सिंह जो थे, ये इनकी कोई संतान नहीं थी। तो जो इनके राजगुरु थे, कोई मिश्र जी थे, उनके उनसे संतान थी, लेकिन वो पुत्री थी। तो उस पुत्री का विवाह राजगुरु से या राज सुप्रभात मित्रों। तो पिछली कड़ी में हम लोगों ने जिक्र किया हिंदी साहित्य के गद्य और पद्य के 6 युगों के बारे में। और हमने ये भी जाना कि छायावाद में क्या होता है। या तो प्रेमिका का अस्तित्व होता है, ना के बराबर होता है, या प्रेमिका होती है तो बहुत दूर होती है। और छायावाद में उसी विरह की पीड़ा में रचनाएं की जाती हैं। ये मेरा अपना मानना है। और मेरा दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था ये कि भारतेंदु की पहले खड़ी बोली हिंदी गद्य नहीं के बराबर था, नगण्य था। और भारतेंदु, जिनके नाम का मतलब ही भारत के माथे पर चंद्रमा या हिंदी के माथे पर चंद्रमा होता है, वही हिंदी गद्य के, हिंदी खड़ी बोली गद्य के जनक। फिर हमने जिक्र किया कि कैसे भारतेंदु युग के जो एक और कवि थे जगन्नाथ दास रत्नाकर, वो कई जगहों पर होते हुए अयोध्या राजघराने पहुँचे। और अयोध्या राजघराने में वो राजकवि बने और गंगा अवतरण नाम से एक बहुत अच्छा काव्य उन्होंने लिखा, जो माँ गंगा की विशेषताओं के बारे में है। और कैसे वो ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर और फिर शिव जी की जटाओं में आके वास करती हैं। देखिए, हम में से कई मानते हैं कि शिव जी की जटाओं से भगीरथ ने गंगा जी का धरती पर अवतरण किया। लेकिन गंगा जी शिव जी की जटाओं के पहले कहाँ निवास करती थीं? वो थीं ब्रह्मा जी के कमंडल में। तो ब्रह्मा जी के कमंडल से वो कैसे निकलती हैं? उस वक्त ऋतुएं क्या थी, नक्षत्र क्या थे, मौसम कैसा था, और कैसे वो शिव जी की जटा में आके बसीं, इस सब का बहुत ही बढ़िया वर्णन है इस गंगा अवतरण काव्य में, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अयोध्या के राजकवि के रूप में उसकी रचना की। वही मैं आपसे 4 पंक्तियाँ दोहराता हूँ। बहुत ही बढ़िया वर्णन है ये, सुनिएगा। निकसि कमंडल तई उमंडी नभ मंडल खंडती, धाई धार अपार बेग सौ वायु विहंडती, भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे, महामेघ मिल मनहु एक संगहि सब गरजे।
अरे स्वाति घटा घराति मुक्ति पानी पिसों पूरी कई धो आवति झुकत शुभ्र आभा रुचिरूरी मीन मकर जल ब्यालन की चल चलक सुहाई सो जनु चपला चमचमाति चंचल छवि छाई रुचिर रजतमय कै बितान तान्यौ अति बिस्तर झरती बूंदी सौ झिल मिलाती मोतिनी की झालर ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए सुर बन तनि के बृंद करत आनंद बधाए कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावई हर हराति लहराति सहस जो जन चली आवई मनु विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत पुण्य खेती उत्पन्न हीर की राशि रसावत इहि विधि धावति धसति ढरति ढरकति सुख देनी मनहु समारति शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी विपुल बेग बल विक्रम कई ओजनि उमगाई हर हराति हर्षाति शंभु सन्मुख जब आई भई थकित छवि चकित हेरी हर रूप मनोहर होई वही आनई के प्राण रहे तन धरे धरोहर भयो कोप को लोप चोप ओरई उमगाई चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुखाई कृपा निधान अरे कृपा निधान सुजान शंभु हुई की गति जानी दियो शीस पर अरे दियो शीस पर माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा सा व्यवधान है यहाँ पे एक मैं आपको बताता हूँ अभी ये छंद मैं दोबारा पढ़ता हूँ और तभी इसका जो लय है वो बन पाएगा। जब गंगा क्रोध में ब्रह्मा के कमंडल से निकलती हैं और वो शिव जी के समक्ष आती हैं तो उस वक्त तो बहुत क्रोधित होती हैं, लेकिन जब शिव भगवान शंकर के सामने आती हैं तो उनका सारा क्रोध रोष वो ठंडा हो जाता है और शिव जी भी उनका गुस्सा जानकर कि वो बहुत गुस्से में आई हैं, चाहे वो सफ़र की थकान हो, ब्रह्मा के कमंडल से निकलने की क्षोभ हो, उस सब की वजह से वो उनको सम्मान देते हैं और फिर कहते हैं कृपा निधान सुजान शंभु हिय की गति जानी दियो शीस पर ठाम बाम करि कै मनमानी सकुचाती सकुचाती। देखिए इसका पूरा देखिए कि स्वाति घटा छाई, स्वाति घटा छाई, और उस समय किसानों का भी उन्होंने वर्णन किया है कि जब गंगा जी चलती हैं तो बदली छा गई है चारों तरफ और वायु जो गंगा जी की जलधारा है कमंडल से निकलकर वो शिव जी के पास आ रही है तो उससे बारिश भी हो रही है, तो खेती के लिए भी ये एक बहुत बढ़िया संयोग है। और स्वाति घटा जो कहती हैं हर हराती लहराती सहस जो जन चली आवई, मतलब हर हराते हुए लहराते हुए वो हजारों योजन के वेग से ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर शिव जी के सम्मुख आती हैं तो वो कहती हैं इहि विधि धावति धसति ढरति ढरकति सुख देनी मनहु सवारति शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी विपुल बेग बल विक्रम कई ओजनि उमगाई हर हराति हर्षाति शंभु सन्मुख जब आई। वेग प्रवाह उत्तेजना इतनी ज़्यादा है जब वो शंभु के शंकर के महादेव के समीप आती हैं कि एक आप देखिए कि किसी जैसे ब्लैक होल में जब यूनिवर्स फंसा हो और उस ब्लैक होल से उसका विस्तार हो तो क्या वेग होता है उसका, एक लाइट की स्पीड होती है। उसी तरह ब्रह्मा के कमंडल जैसे एक छोटे पात्र से जब वो निकलती हैं तो उसका वेग समझिए, और उनकी जो हजारों योजन के वेग से आते हुए हरहराते हुए फहराते हुए शंभु के समीप आती हैं तो शंकर जी की समस्या कि उनको ठाम देना है, ठाम यानी स्थान देना है और उस स्थान में उनका मान सम्मान भी रखना है। तो कई कहते हैं वो
कृपा निधान सुजान शंभुवीय की गति जानी, दियो शीस पर ठाम बाम करि कै मन मानी। सकुचाति ऐंचति अंग गंग मुंग, सकुचाति ऐंचति अंग गंग सुख संग लजानी। जटा जूट हिमकूट सघट बिन सिमिट समानी। मतलब कि जब भगवान शंकर ने उनका मान सम्मान रखते हुए, उनकी उत्तेजना को, उनके वेग को समझते हुए अपने सर पर उनको स्थान दिया, तो गंगा जी ने भी ये बात समझी और शिव जी की जो जटाओं में है, सकुचाति ऐंचति अंग गंग सुख संग लजानी, लज्जा आती है गंगा को कि भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अपने सिर पे जटाओं में स्थान दिया है। और जटाजूट हिमकूट सघन बन सिमिट समानी, मतलब जो जटाजूट है उनको, जिसको महापंडित रावण ने भी कहा था निबद्धि जाट जूटिका, तो उसमें वो लिपट कर वहीं पर स्थान पाती हैं। और फिर हम सभी जानते हैं कि एक दूसरा प्रसंग है जब भगीरथ के प्रयास से वो धरती पर अवतरित होती हैं। यही आपसे आज चर्चा करनी थी। विदा लेता हूँ। सादर नमस्कार, धन्यवाद। और आप हिंदी का मान सम्मान बनाए रखिए। अंग्रेजी ज़रूरी है, बाकी भाषाएं भी ज़रूरी हैं, लेकिन हिंदी में जो कालजयी रचनाएं हैं और जिस तरह उन्होंने समाज को दिशा देने का कार्य किया है, ये हमारे सिनेमा के लोगों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हिंदी साहित्य की जो रचनाएं हैं उनको वो बड़े पर्दे पर ज़रूर दिखाएं, क्योंकि बड़े पर्दे का अगर क्रेज है आज समाज में, तो हिंदी साहित्य उसमें भी परिलक्षित होना चाहिए। और इसके एक जीते जाते उदाहरण हरिवंश राय बच्चन जी के सुपुत्र श्री अमिताभ बच्चन जी भी हैं। धन्यवाद। जय हिंद।